हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं वन्य एजुकेशन फार्मेसी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मेसी प्रैक्टिस। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हॉस्पिटल क्या होता है, इसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखा कि हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल के अकॉर्डिंग में, जिसमें गवर्नमेंट हो गया और सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आ गया। फिर हमने उसका देखा था कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो कैसा होता है, उसके वर्क क्या होते हैं। आज हम देखेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हम बात करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है? हॉस्पिटल फार्मेसी में बी डिफाइंड एज दैट द important डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल विच डील विद द प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्ट, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो क्या करता है, किसी ड्रग को प्रोक्योरमेंट मतलब उसको क्रय करता है, स्टोरेज करता है, उसको कंपाउंडिंग करता है, डिस्पेंसिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग करने के टेस्टिंग करता है, पैकेजिंग करता है और डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है। इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द एजुकेशन एंड रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल सर्विस। हॉस्पिटल फार्मेसी इज कंट्रोल बाय द प्रोफेशनली कंपोनेंट एंड इट इज द क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। अब बात करते हैं, देखिए हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करें तो देखिए हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब हॉस्पिटल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर के बाद आ गया एक और इम्पोर्टेंट होता है जो फार्मेसी आ गया, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी डॉक्टर डिस्पेंस करता है, जो भी मतलब प्रिस्क्राइब करता है, उसको डिस्पेंस करने का काम करता है ये। देखिए अब इसका काम क्या होता है, कंट्रोल बाय क्वालिफाइड फार्मासिस्ट या एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें क्वालिफिकेशन क्या होता है, डी फार्म हो सकती है, बी फार्म, एम फार्म या पीएचडी हो सकती है। प्रोवाइड फंक्शन वर्क कौन करता है, प्रोक्योरमेंट करता है, मतलब कि नए ड्रग को खरीदने का काम करता है, स्टोरेज करता है, उसका कंपाउंडिंग करता है, डिस्पेंसिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, टेस्ट करता है, पैकेजिंग करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है और एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। देखिए फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, जो हॉस्पिटल फार्मेसी उसका काम क्या है, वैसे तो हमने यहाँ पर देख ली, लेकिन देखिए देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करता है, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करता है। डिस्पेंसिंग मतलब डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग ड्रग को डिस्पेंस करता है। परचेजिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टोरेज करने का काम करता है। क्वालिटी कंट्रोल काम करता है। क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइड करवाता है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करें। ठीक है, हमने 8 पॉइंट देखे, 8 पॉइंट की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट वन है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकामेंट सच ट्रांसफ्यूजन हो गया, फील्ड हो गया, पेरेंटल प्रोडक्ट हो गया, टैबलेट हो गया, कैप्सूल, मतलब जो भी ड्रग है उसका मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करता है। मैन्युफैक्चरिंग में कि कोई ड्रग है उसको पेरेंटल फॉर्म में परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं। कोई ड्रग है उसको टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, ठीक है, उन अलग अलग फॉर्म में, डोजिंग फॉर्म में उस ड्रग का फॉर्मेशन किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में आगे बात है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग का मतलब क्या होता है, कब कि जो अपना प्रिस्क्रिप्शन उसको रिसीव करना और उसको रीड करके उसके अकॉर्डिंग ड्रग को डिस्पेंस करना पेशेंट को। ठीक है, ये रिसीव द ड्रग फ्रॉम द स्टोरेज टू हॉस्पिटल, दैट रिपैकेज ऑफ द प्रीपैकेज ड्रग, देन डिस्पेंस दैट ड्रग एज पर द प्रिस्क्रिप्शन, मतलब प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसको डिस्पेंस करना। इट्स इन्वॉल्व द डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू ओपीडी, आउट पेशेंट हो गया, आईपी इन पेशेंट, मेडिकल सर्जिकल हो गया और लेबोरेटरी सर्विस हो गया, सप्लाई हो गया। अब बात है परचेजिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। मतलब हॉस्पिटल में यदि फार्मासिस्ट है तो क्या करेगा कि वो पूरे जो भी फार्मेसी है उसका पूरा ड्रग का इन्फॉर्मेशन रखेगा, कौन सी दवाई कितने अमाउंट में है, मतलब उस कितने अमाउंट में खर्च हो रही है, कितने अमाउंट में उसको वापस अपने को परचेज करना है। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, नए ड्रग को परचेज करता है, वो ऑर्डर देता है। इट इनपुट एंड आउटपुट डाटा फर्स्टली एस्टिमेट, ड्रग को एस्टिमेट करता है, मतलब डाटा एस्टिमेट करता है। फिर वो पता करता है कि कौन से ड्रग की कितनी डिमांड है, डिमांड एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग, क्वांटिटी कितनी है ड्रग की। देन फॉलोइंग परचेज प्रोसीजर, प्रोसीजर को फॉलो करता है, कॉलिंग करता है, फिर वो टेंडर पास होते हैं। ठीक है, और वो ड्रग को क्या करता है, परचेज करता है, ड्रग नीड टू द सप्लायर। अब आता है स्टोरेज। अब हमने ड्रग में हमने परचेज कर ली, ठीक है, अब हमको क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक मतलब जैसा ड्रग को इन्वायरमेंट चाहिए वैसा इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा स्टोरेज के लिए। ठीक है, इट रिसीव ड्रग दैट मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेजिंग डिपार्टमेंट सेंड ड्रग इज द डिस्पेंसिंग एंड अदर डिपार्टमेंट प्रोवाइड द प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन एंड मेंटेन द रिकॉर्ड, ऑल्सो चेक द एक्सपायरी डेट। हम क्या करते हैं, उसका एक्सपायरी डेट चेक करते हैं और उसको स्टोरेज करते हैं प्रॉपर मेंटेन, प्रॉपर कंडीशन में। क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं।
क्वालिटी कंट्रोल मतलब कि जो भी ड्रग अपने आ रही है उसकी टेस्टिंग करते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। द इवोल्यूट द ड्रग, इवोल्यूट करते हैं द ड्रग में मटेरियल एंड सर्टिफाई द क्वालिटी ऑफ ड्रग यूज द हॉस्पिटल, ठीक है। अब आता है क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस, मतलब उसकी फार्माकोलॉजिकल स्टडी, फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनेमिक्स, वो मतलब पेशेंट पे क्या ड्रग इफेक्ट दे रही है उसके बारे में देखना। क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस दे प्रोवाइड पेशेंट आर द ऑप्टिमाइज द यूज द मेडिकेशन एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर वेलनेस डिजीज प्रिवेंशन, इट्स इनक्लूड द काउंसलिंग ऑफ पेशेंट। अब ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस की बात करते हैं, मतलब ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस की बात करते हैं मतलब कि जो पेशेंट है उसको जो प्रिस्क्राइब किया जाता है फिजिशियन या उसके द्वारा, तो जब वो जो फार्मासिस्ट है वो उसको क्या करेगा, जब डिस्पेंस करेगा ड्रग तो उसके बारे में उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। इट्स प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेडिकेशन द फिजिशियन नर्स एंड एनी अदर पर्सन हु डील विद ड्रग, ठीक है। ऑल्सो अपडेट द इन्फॉर्मेशन प्रीडिक्टली। अब आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विस, इट प्रोवाइड एंड ट्रेनिंग टू स्टूडेंट फार्मासिस्ट, स्टूडेंट नर्स, स्टूडेंट डॉक्टर एंड अदर हेल्थ केयर एम्प्लॉयर अंडरटेक एजुकेशन प्रोग्राम फॉर द पब्लिक, मतलब जो भी बिगिनर आते हैं, जो भी मतलब एजुकेशन के फील्ड के जो भी हैं उन सबको क्या कहते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ऑर्गेनाइजेशन, इट्स इन्वॉल्व द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट विच इंक्लूड द हेड ऑफ फार्मेसी सर्विस नॉन ऑफ द चीफ फार्मासिस्ट, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं चीफ फार्मासिस्ट क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल द फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी में जितने भी मतलब जो भी फंक्शन होगा वो उसका पूरा हैंडल कौन करेगा, जो चीफ फार्मासिस्ट है उसको फंक्शन को ओवरऑल फंक्शन को उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। दे हैव द रेस्पॉन्सिबल टू प्लान करता है, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी। The other pharmacists give their function according to their department, but they also have the learn to work or other section as the well. They also include the location, layout and staff requirement. अब बात करते हैं, देखिए इसका ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाता है तो एडमिशन हॉस्पिटल फार्मेसी में देखिए हेड ऑफ फार्मेसी मतलब चीफ फार्मासिस्ट होता है, वो क्या करते हैं, फर्स्ट तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है ड्रग को तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन एम फार्म तक की होनी चाहिए, किसके लिए, पेरेंट्रल के लिए और अदर के लिए। अब डिस्पेंसिंग करता है तो उसके लिए बी फार्म और डी फार्म इनफ है, आउट पेशेंट और इन पेशेंट दोनों के लिए। अगर ड्रग को परचेज करना है तो एम फार्म चाहिए और एज ए असिस्टेंट बी फार्म हम रख सकते हैं। अब स्टोरेज की बात करें तो बी फार्म वाले विथ डी फार्म, क्वालिटी कंट्रोल तो एम फार्म, क्लिनिकल फार्मासिस्ट बी फार्म, एजुकेशनल ट्रेनिंग एम फार्म और बी फार्म वाले, ठीक है। अब लोकेशन इन हॉस्पिटल फार्मेसी, मतलब कि हॉस्पिटल फार्मेसी की लोकेशन कैसे होनी चाहिए, किस जगह होनी चाहिए। द हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी लोकेटेड इन द हॉस्पिटल परमिसेस सो द पेशेंट एंड द स्टाफ इन ईजिली प्रोविजन, मतलब देखिए प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है कि जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वो हॉस्पिटल के ग्राउंड में ही, फ्लोर में ही होनी चाहिए, मतलब उसी एरिया में होनी चाहिए ताकि जो स्टाफ है और पेशेंट है वो इजी टू परचेज कर सके, ठीक है। इट फार्मेसी शुड बी द लोकेटेड इन द ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए। इस स्पेशली डिस्पेंस यूनिट शुड हैव द अप्रोप्रिएट सीटिंग सिस्टम होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग रूम होना चाहिए, शुड बी एडजस्टेंट एंड द फार्मेसी। अब द लेआउट की बात करें तो द लेआउट ऑफ द फार्मेसी विल डिपेंड ऑन द साइज, नीड, रिसोर्स एंड फोकस ऑन द हॉस्पिटल। इट शुड हैव द प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन एंड डिलीवरी विंडो। अब देखिए अब इसकी लेआउट की बात करें तो लेआउट में बात करें, ये देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर होता है डिस्पेंसिंग यूनिट होती है, यहाँ पर उस ओपन स्पेस होता है, ठीक है। एडमिशन सेक्शन मतलब यहाँ पर जो भी प्रिस्क्रिप्शन का एडमिशन होगा यहाँ पर ओपन स्पेस होता है, यहाँ से ड्रग को डिस्पेंस किया जाएगा। इसके बाद आता है ये यहाँ पर एक गैलरी होती है, मतलब खुला स्पेस होता है, पासेज होता है। उसके बाद अपना पास आता है देखिए रॉ मटेरियल, यहाँ से रॉ मटेरियल का कलेक्टर आता है, फिर उसके बाद स्टोरेज की कंडीशन होती है, फिर फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पर जाता है। जो रॉ मटेरियल है और जो स्टोरेज वाला है वो सीधा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से क्या होता है, कनेक्ट रहता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कनेक्ट होने के बाद वो कहाँ जाता है, एसेप्टिक एरिया में। एसेप्टिक में वहाँ पर प्रॉपर चेकअप होने के बाद फिनिश प्रोडक्ट वापस यहाँ आता है और वहाँ से यहाँ पर डिस्पेंस किया जाता है ड्रग को, क्लियर। अब देखिए इट हैव डिफरेंट सेक्शन फॉर डिफरेंट वर्क सच एज द एसेप्टिक सेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन हो गया, रॉ मटेरियल, स्टोरेज एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट, डिस्पेंसिंग यूनिट फॉर द
डिस्पेंसिंग ड्रग। देखिए फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट, देखिए अब कोई हम फार्म बना रहे, इट डिपेंड अपॉन द रेंज ऑफ ऑपरेशन नंबर एंड डिवीजन मेडिकेशन इंडोर आउट पेशेंट। देखिए फार्मेसी रिक्वायर द मिनिमम ऑफ 250 जी फिट फॉर एनी साइज हॉस्पिटल, ठीक है। अब बात है स्टाफ रिक्वायरमेंट की, बात करते हैं। देखिए द ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट हैज़ ऑन द इंटरकर सेटअप कंसिस्टिंग डिस्पेंसिंग सेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन और क्लिनिकल फार्मेसी हो गया। द नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड बाय द हॉस्पिटल आर द डिपेंड ऑन द वर्कलोड, नंबर ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन रिसीव्ड, डिस्पेंस, नंबर ऑफ द बेड अवेलेबल। मतलब कि हॉस्पिटल में कितने बेड अवेलेबल हैं, डेली के कितने प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं, वर्कलोड कितना है, उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ फार्मासिस्ट है वो होते हैं। देखिए फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट की बात करें, अगर 50 बेड का हॉस्पिटल है, ठीक है, बेड स्ट्रेंथ की अप टू 50 बेड का हॉस्पिटल मिनिमम 3 फार्मासिस्ट होना चाहिए। अगर 100 बेड का हॉस्पिटल है तो 5 फार्मासिस्ट, और 200 बेड का है तो 8 फार्मासिस्ट, अगर 300 बेड का है तो 10 फार्मासिस्ट, और 500 बेड तक का है तो 15 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अदर रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मासिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और क्या क्या फंक्शन होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के, देखिए तो सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया होना चाहिए, ठीक है, पेशेंट केयर एरिया और जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट वन तो फार्मासिस्ट की जो होती है वो होता है कि ड्रग को डिस्पेंस करना, दूसरा आता है पेशेंट की केयर करना, और तीसरी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया, प्रॉपर सप्लाई ऑफ ड्रग टू पेशेंट, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ डोजेज प्रिपेयर्ड, टू कीप रिकॉर्ड एंड मेंटेन इट, प्रिपरेशन ऑफ बिल्स। पेशेंट केयर एरिया की बात करते हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग, ठीक है, रिव्यू द ऑल मेडिकेशन हो गया, पेशेंट काउंसलिंग एंड इंस्ट्रक्शन हो गया। अब जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। जनरल प्रोवाइड द एजुकेशन, एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग सर्विस हो गया टू फार्मासिस्ट स्टूडेंट नर्स एंड अदर नॉन मेडिकल स्टाफ हो गया। अब फंक्शंस की बात करें तो देखिए फंक्शन में आता है मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पेंसिंग, पैकेजिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट। अब अदर फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, देखिए मेंटेन द स्टोर, लैब, परचेज ड्रग एंड मेडिकेशन एंड अदर ऑयल स्टोरेज, मतलब परचेज करने का काम करते हैं। प्रोवाइड द प्रॉपर स्टोरेज, प्रोवाइड करते हैं मेडिसिन को। मेडिसिन मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड, ड्रग का मेंटेन रिकॉर्ड रखते हैं कि हमने कितना ड्रग परचेज किया, उसका कितना फाइनेंशियल हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, कीप कंट्रोल ओवर द स्टोरेज, डिस्पेंसिंग, नार्कोटिक ड्रग, ठीक है, स्टेबलाइज एंड मेंटेन द ड्रग इंफॉर्मेशन, पार्टिसिपेट इन द टीचिंग प्रोग्राम ऑफ नर्सिंग एंड फार्मेसी स्टूडेंट हो गया। ही शुड इंश्योर दैट ऑल ड्रग आर स्टोर डिस्पेंसिंग करेक्टिवली हो गया। कीप प्रॉपर रिकॉर्ड एंड प्रिपरेशन टू बिल। इसके अलावा और भी फंक्शन होता है जैसे कि मेंटेन द नर्सिंग डिपार्टमेंट एंड द सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई हो गया। कीप द आउटडोर फार्मेसी इन नीट एंड टाइडली मैनर हो गया। रिकॉर्ड द पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री हो गया। प्रोवाइड फॉर द सर्विस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर द फार्मासिस्ट हो गया। करेक्टिवली मेंटेनिंग द प्रिस्क्रिप्शन फाइल हो गया। आइडेंटिफाई ड्रग थ्रू ब्रॉट द हॉस्पिटल बाय द पेशेंट हो गया। इंश्योर द ऑल डोज आर बीइंग एडमिशन एंड कंट्रोल अकॉर्डिंग। ये सब सारे फंक्शन होते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के। देखिए इसी के साथ जो हमारा सेकंड टॉपिक था हॉस्पिटल फार्मेसी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये कंप्लीट हो गया। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एडवाइस ड्रग रिएक्शन, और इस टॉपिक को भी इसी लेक्चर में कवर करेंगे, तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है। अब बात करते हैं एडवाइस ड्रग रिएक्शन। एडवाइस ड्रग रिएक्शन क्या होता है, देखिए जब कोई ड्रग हम अपनी बॉडी में लेते हैं, देखिए ड्रग हो गया हम बॉडी में जब इंटेक करेंगे तो वो क्या करेगा, अपना रेस्पॉन्स देगा, ठीक। अब रेस्पॉन्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स और एक नेगेटिव रेस्पॉन्स। जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स होता है उसको बोलते हैं डिजायरेबल रेस्पॉन्स, मतलब कि जो बॉडी को रेस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि बुखार आ रहा है तो उसके लिए हमने कोई पीसीएम टैबलेट ले ली, ठीक है, वो बुखार आया तो वो बुखार को ट्रीट कर रहा है, तो वो हो गया अपना पॉजिटिव रेस्पॉन्स, मतलब डिजायरेबल इफेक्ट, जिसको थेरेपेटिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा बोलता है अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल अगर उसी पीसीएम को लेने से अगर थेरेपेटिक मतलब बुखार ठीक हो रहा है, इसके अलावा अपने को क्या होता है, एलर्जी हो सकती है, एलर्जी कोज कर रहा है, ठीक है, अपने बॉडी के अदर पार्ट पे उसको इफेक्ट कर रहा है, तो अपना हो गया नेगेटिव, मतलब अनडिजायरेबल, जिसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी वो अपना इफेक्ट छोटा है, उसको बोलते हैं एडीआर, एडवर्स ड्रग इफेक्ट। अब देखिए एडीआर इज द अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग आर आवर बॉडी विच आर द डजेंट वांट, मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट अपने को जरूरत नहीं है, दे आर हार्मफुल
इन, ठीक है, एंड अकर एट नॉर्मल डोज यूज फॉर द प्रिवेंशन हो गया, डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। मतलब इसमें क्या कहता है कि जब ड्रग का नॉर्मल डोज होता है तो वो किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। जब उसका डोज नॉर्मल से एब नॉर्मल हो जाता है, मतलब या तो जैसे कि 5 mg की ड्रग लेनी चाहिए हमको और हम 10 mg की ले रहे हैं, ओवरडोज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, एडीआर कोज कर सकता है, ठीक है। अब क्या क्या रीज़न है कि कोई ड्रग है वो एडीआर कोज करता है। एक तो एक्सपायरी मेडिकेशन, यदि वो एक्सपायर हो चुकी है, उसका जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो चुका है, ओवरडोजिंग ऑफ ड्रग, हम एक्स्ट्रा डोज दे रहे हैं, एलर्जिक टू द ड्रग, इस मतलब किसी पेशेंट को किसी पर्टिकुलर ड्रग से एलर्जी है फिर भी हम वो ड्रग दे रहे हैं, तो एडीआर कोज हो सकता है। स्टॉपिंग इन द माइल्ड वे, मतलब किसी डिजीज़ की एक लंबे समय से ड्रग चल रही है और अचानक उसको बंद कर दें। फैक्टर लाइक एज हो गया, आइडियोसिनक्रेंसी हो गया, डिजीज कंडीशन हो गया, ड्रग इंट्रैक्शन हो गया। अब बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एडीआर। एडीआर दो प्रकार का होता है, एक तो प्रेडिक्टेबल और नॉन प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल में क्या होता है कि जो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इस कारण से ये जो एडीआर कोज हो सकता है, ठीक है। इसमें देखो एक्सेस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, प्रेडिक्टेबल के बाद जो प्रेडिक्टेबल डोज डिपेंडेंट की बात करते हैं, मतलब ड्रग के डोज पे डिपेंड करता है, उसकी बात करें तो एक्सेस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया, टॉक्सिक फॉलोइंग सडन विड्रॉल ऑफ ड्रग, रिटर्न इफेक्ट ऑफ द स्टॉपिंग ऑफ ड्रग, ये आ गया प्रेडिक्टेबल के में। अब अनप्रेडिक्टेबल मतलब अनडिपेंडेंट, जो ड्रग के डोज पे डिपेंड करती है, जैसे कि आइडियोसिनक्रेसी हो गया, एलर्जिक ड्रग रिएक्शन हो गया, जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी हो गया। अब बात करें प्रेडिक्टेबल ड्रग डोजेस डिपेंडेंट की बात करते हैं, मतलब दे आर द दोज एडवर्स ड्रग रिएक्शन विच वी कैन प्रेडिक्ट दैट इट कैन बी हैपन, मतलब कि हम पता कर सकते हैं कि वो किस कारण से ये इट कैन बी हैपन, मतलब किस कारण से वो ड्रग एडीआर कोज किया। इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द डोज ऑफ द ड्रग, डोज के ड्रग के डोज के डिपेंड करता है। दिस टाइप ऑफ एडीआर आर द मोर कॉमन एंड कैन अकर बाय द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग। ये मतलब सबसे ज़्यादा होने वाला है क्योंकि ये ड्रग के फार्माकोलॉजिकल पर इफेक्ट पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इसमें, देखो फर्स्ट टॉपिक था एक्सेस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अब कोई ड्रग है वो एक्स्ट्रा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे रही है, उसके कारण भी एडीआर हो सकती है। इट इज़ द प्रेडिक्टेबल ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, दे मे बी अकर ड्यू टू द एक्सेस एक्टिविटी ऑफ द ड्रग कोजेज बाय द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ड्रग ओवरडोज, ठीक है। हम लंबे समय से किसी ड्रग का ओवरडोज लिए जा रहे हैं तो वो उसकी एक्सेस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण हो सकते हैं। सम टाइम डॉक्टर प्रिस्क्राइब द अपर रेंज ऑफ ड्रग विच कैन कोज टॉक्सिसिटी, ठीक है। सम टाइम इन केस ऑफ किडनी फेलियर हो गया, लीवर डिजीज हो गया, ड्रग कैन कोज द एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इन द नॉर्मल। कोई पेशेंट ऐसा होता है जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, ठीक है, लीवर की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में जो ड्रग है वो एक मतलब कुछ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो नॉर्मल कंडीशन में एक्स्ट्रा दिखाता है, नॉर्मल कंडीशन की तुलना कंपेरिजन में एक्स्ट्रा दिखाता है। अब बात करते हैं, देखिए पैरासीटामोल कैन कोज हेप्टिक मतलब लीवर टॉक्सिसिटी, इन कोज द लीवर डिजीज, ठीक है। इंसुलिन कोज द हाइपर ग्लाइसेमिया हो गया एक्सेट्रा, दैट कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग डोज एडजस्टमेंट एंड बिकॉज अबाउट डिजीज दे आर मोर कॉमन, प्रिवेंटेबल एंड मैनी बी रिजिबल। अब बात करें टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ दिस टाइप, हिपेरिन इंड्यूस ब्लीडिंग हो गया, कॉमा बाय बारबिचुरेट हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन कोज डिफनेस एक्सेट्रा। अब बात करते हैं सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। अब सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो कोई ड्रग है उसको पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए दिया गया, ठीक है, तो वो अगर उस इफेक्ट को छोड़ के उस इफेक्ट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट भी शो करता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। दे आर द सम ड्रग विच हैव द मोर देन वन इफेक्ट, मतलब एक से ज़्यादा इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। फॉर देयर प्राइमरी एक्टिविटी हो गया, रेस्पॉन्स हो गया, डॉक्टर हो गया, प्रिस्क्राइब दिस ड्रग इज द पेशेंट, मतलब किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए ड्रग इसको मतलब डॉक्टर है उसको प्रिस्क्राइब करता है। आफ्टर गिविंग देयर प्राइमरी इफेक्ट, मतलब प्राइमरी इफेक्ट देने के बाद दे कैन गिव द एडिशनल इफेक्ट विच नॉन सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। जैसे कि कोई ड्रग है वो एंटी हिस्टामिन है, मतलब एलर्जी के लिए दी जाती है, ठीक है, तो वो अगर वो क्या करेगा उसका प्राइमरी इफेक्ट होगा वो एंटी एलर्जिक एक्शन देगा, मतलब एलर्जी के मतलब अगेंस्ट वर्क करेगा। दूसरा, अगर उस
ड्रग को लेने से अपने को सेडेशन कॉज होता है, ड्राउजीनेस कॉज होती है, तो वो हो गया अपना सेकेंडरी इफेक्ट। क्लियर। देखिए अब बात करें, दे आर द प्रेडिक्टेबल टाइप ऑफ दिस अनअवॉइडेबल, ठीक है। दे कैन ऑल्सो कंसिडर द साइड इफेक्ट दैट दे गिव द अदर एडिशनल इफेक्ट अदर देन देयर मेन इफेक्ट, बट द टॉक्सिसिटी फॉलोइंग सडन विड्रॉल ऑफ ड्रग। अब बात करें, मतलब टॉक्सिसिटी को अचानक से हम किसी ड्रग को बंद करते हैं, विड्रॉल बंद करते हैं। देखिए दे आर द प्रेडिक्टेबल टाइप ऑफ द ऑल्सो नॉन एज द रिबाउंड इफेक्ट, रिटर्न इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग द ड्रग टाइप ई इन, मतलब एंड ऑफ यूज, मतलब किसी ड्रग के यूज को बंद करने के कारण भी टॉक्सिसिटी कोज हो सकती है। मतलब ऐसा देखिए कोई ड्रग है जो हम किसी डिजीज़ के लिए लंबे समय से लेते आ रहे हैं, तो क्या होता है वो ड्रग के जो पेशेंट होता है उस ड्रग का डिपेंड हो जाता है, उस ड्रग पर आदी हो जाता है। जब उस ड्रग को अचानक से बंद किया जाता है तो वो उसमें क्या होता है ईडीआर कोज हो सकते हैं। दिस टाइप ऑफ द इफेक्ट अकर व्हेन वी सडनली स्टॉप द यूज ऑफ एनी ड्रग विच वी इनटेक फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। अनयूजुअली अकर आफ्टर द एंडिंग ऑफ एनी मेडिकेशन, जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हो गया, स्टॉपेड सडनली, तो साइजर कॉज हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इफ़ बीटा ब्लॉकर आर स्टॉप एंजिना पेक्टोरिस, ठीक है, वर्सन, दिस वुड बी रिप्लेस ऑफ टॉपर ऑफ। अब बात है अनप्रेडिक्टेबल, ये तो सब प्रेडिक्टेबल बात है जिसमें प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी और सडन स्टॉपेड टॉक्सिसिटी कोज करता है। फिर आता है अनप्रेडिक्टेबल, जो ड्रग डोज पे डिपेंड नहीं करते। दे आर द दोज एडवर्स ड्रग रिएक्शन विच वी कांट प्रेडिक्ट, इट कैन अकर सडनली विथ अननोन रीजन। मतलब ऐसे ड्रग इफेक्ट जो अननोन रीजन की वजह से होते हैं, ड्रग के डोज पे डिपेंड नहीं करते। दे आर लेस कॉमन एंड जनरली आर सेवरल एंड रिक्वायर्ड इमीडिएट स्टॉपिंग द विड्रॉल ऑफ ड्रग। कभी कभार इमीडिएट स्टॉपिंग और विड्रॉल ड्रग के कारण भी इसका ये हो सकता है। इट कैन अकर इन सम पेशेंट ड्यू टू देयर पिक्युलिब्रिटी, मतलब विशिष्टता, किसी पेशेंट की एक पर्टिकुलर ड्रग को लेके पर्टिकुलर इफेक्ट के कारण भी ये ड्रग हो सकता है, जैसे कि आइडोसिन केस हो गया, ठीक है। मतलब कि एक ही ड्रग अलग अलग पेशेंट पे अलग अलग इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग पेशेंट की बॉडी उस ड्रग के साथ अलग अलग रिएक्ट करती है। दे आर अदर एडवर्स इफेक्ट विच आर द अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेडिक्टेबल एंड डोज नॉट डिपेंड ऑन द डोज। दे आर द अनयूजुअल इंडिविजुअली रेस्पॉन्स टू सर्टेन ड्रग ऑफ द पेशेंट ड्यू टू द प्रिक्रिबिलिटी, मतलब किसी पेशेंट की किसी ड्रग के प्रति इंडिविजुअली रेस्पॉन्स के कारण ये हो सकता है। जैसे कि बार्बिचुरेट की बात करें, इंटेंडेड ऑफ इंक्लूडिंग डिप्रेशन हो गया, लीड टू एक्साइटमेंट हो गया, मेंटल कन्फ्यूजन हो गया एंड सम इंडिविजुअल अदर्स। अब आता है एलर्जिक ड्रग रिएक्शन, ठीक है। देयर आर द दोज टाइप ऑफ रिएक्शन विच अकर व्हेन पेशेंट एक्सपीरियंस एलर्जिक रिएक्शन टू द ड्रग, मतलब किसी पर्टिकुलर ड्रग के लिए कोई पेशेंट है उसको एलर्जी हो सकती है। ऑल्सो नोन द ड्रग हाइपरसेंसिटिविटी एंड ओनली सम पेशेंट गोज द थ्रू दिस एक्सपेंसिव रिएक्शन, ठीक है। दे आर द अनप्रेडिक्टेबल एंड नॉट रिलेटेड टू डोज एंड सम ड्रग कैन बी कोज डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शन टू द डिफरेंट इंडिविजुअली, ठीक है। जैसे कि एनाफिलाक्सिस हो गया, सेवरल एंड सडन विच मे लीड टू दैट लॉस ऑफ कंक्यूजन, इवन डेथ हो गया। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है जो पेन किलर होती है डाइक्लोफेनेक, उससे क्या होता है कि हर किसी को नहीं, लेकिन कुछ एक पेशेंट को कहता है वो इंडिविजुअली रेस्पॉन्स शो करते हैं, जिसके कारण उसमें क्या होता है, उसमें उस ड्रग के से क्या होता है उनको एलर्जी होती है डाइक्लोफेनेक से। उसका मतलब कभी बार जब भी वो ऐसे पेशेंट जाते हैं जब हॉस्पिटल में, तो वो पहले ही डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं कि उसको डाइक्लोफेनेक से क्या एलर्जी है। अब बात करते हैं जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी। अगर देखिए एवरी इंडिविजुअल हैव द सम डिफरेंट जीन्स, जीनोटाइप्स हो गया, विच कैन कॉज द वेरिएशन इन द इफेक्ट ऑफ ड्रग। मतलब हर किसी जो पेशेंट है, हर कोई पर्सन है, उसका इंडिविजुअली जीनोटाइप्स होता है, ठीक है, जिसके कारण वो हर ड्रग का जो इफेक्ट है उसमें वेरिएशन आ सकती है। विच कैन द कोज एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जैसे कि ड्रग है वो उसके जीनोटाइप्स के अकॉर्डिंग अलग अलग पर्सन पे अलग अलग इफेक्ट दे रहा है। इट अकर द सम इंडिविजुअली बिकॉज देयर रेट ऑफ द मेटाबॉलिज्म डिफरेंट हो गया, विच डिपेंड ऑन द माइक्रोसोमल एंजाइम विच इज द कंट्रोल बाय जीन्स। सो साइट ऑफ एक्शन एंड द सेंसिटिविटी ऑफ ड्रग
ऑल्सो प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द ड्रग इफेक्ट विद द डिफरेंट ड्यू टू जीनोटाइप्स। जीनोटाइप्स मतलब जीनोटाइप्स के डिफरेंट होने के किसी ड्रग जो पेशेंट है उसका जो मेटाबॉलिज्म वो कम ज़्यादा हो सकता है, माइक्रोसलम एंजाइम कम ज़्यादा हो सकते हैं जो जिन के थ्रू कंट्रोल होते हैं, और जिन क्या होते हैं मतलब पैरेंटल के थ्रू प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, मतलब जीनोटाइप्स डिफरेंस होने के कारण भी कहने का मतलब ये है कि जब जीनोटाइप्स में चेंजेस हो जाते हैं, हर एक पेशेंट का हर एक पर्सन का इंडिविजुअली जीनोटाइप्स होता है, जिसके कारण भी डिजीज को मतलब एडीआर कोज हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए बात करें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है या डिहाइड्रोजनेस ऑफ, कि जब डिहाइड्रोजन डेफिशिएंसी हो जाती है तो मे लेड टू द हेमोलाइसिस विथ प्रीमेक्विज ड्रग है उसको लिया जाता है। तो ड्रग आर द acetylated within the liver during metabolism of the its slow some individually due to the genotypes, some cause adverse drug reaction to the drug procurement। ठीक है, आइसोनियाजाइड्स एक्सेट्रा हो गया। टाइम टू फाइंड आउट द एडीआर, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जीनोटाइप्स डिफरेंट होने के कारण अलग अलग ड्रग जैसे कि प्रिमाक्यून हो गया, ठीक है, पैराकेनामाइड हो गया, आइसोपेरोजाइड हो गया, वो अलग अलग जीनोटाइप्स के अकॉर्डिंग वो उसका ड्रग का थोड़ा बहुत इफेक्ट में कैच हो जाता है जिससे एडीआर कॉज हो सकता है। स्टडी ऑफ द कैरिड आउट ऑफ द वेरियस प्लेस ऑफ कंट्री अप टू 2000 to 3000 पेशेंट आर द सिलेक्टेड हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं स्पॉन्टेनियस कोज रिपोर्ट। स्पॉन्टेनियस कोज मतलब अनायास होने वाला। ठीक है, इट्स प्रिस्क्राइबर या फिर सस्पेक्ट होता है एनी प्रॉब्लम विद द पेशेंट बिकॉज ऑफ द ड्रग uses, he report it to medical or pharmaceutical journal to manufacturing of drug, this called the spontaneous report। मतलब कि ऐसी कंडीशन मतलब ड्रग का डोज भी सही है, उसको किसी मतलब ना तो जेनेटिकली प्रॉब्लम है ना डोज का ड्रग के डोज का स्टॉपिंग की कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में मतलब क्या होता है कई बार जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, जनरल डिफेक्ट हो सकते हैं, फार्मास्यूटिकल जर्नल या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग, दिस कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस कोज केस रिपोर्ट। दिस मेथड यूज ऑफ द अलर्ट अदर प्रिस्क्रिप्शन हो गया, मतलब ऐसी कंडीशन में होगी अगर कोई ड्रग डॉक्टर ड्रग को प्रिस्क्राइब करता है और ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है तो वो डॉक्टर प्रिस्क्राइबर है वो अदर जो प्रिस्क्राइबर है उसको अलर्ट कर देता है कि आप इस ड्रग को प्रिस्क्राइब ना करें क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ जनरल या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो क्या करता है नाउ डे दे आज एडीआर रिपोर्टिंग एजेंसी लिंक विद द WHO। ठीक है, उसका पूरा उसका एडीआर का चेक किया जाता है। आफ्टर रिसीविंग दिस इन्वेस्टिगेट हो गया रिपोर्ट टू ऑल अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर हो गया थ्रू द जर्नल न्यूज आल्टर एक्सेट्रा। अब बता रिकॉर्ड लिंकेज स्टडीज। ठीक है, हमने पढ़ा प्रेडिक्टेबल नॉन प्रेडिक्टेबल स्पॉन्टेनियस में ज़्यादा रिकॉर्ड लिंकेज स्टडी मेथड फॉर डिटेक्टिंग एडीआर को डिटेक्ट करने के लिए मेथड है। वे टू कंट्रोल देम, एडीआर डेफिनेशन होगी, दे आर वेरियस मेथड टू डिटरमाइन आइडेंटिफाई एडीआर जैसे कि केस कंट्रोल स्टडीज, रिकॉर्ड लिंकेज स्टडी। रिकॉर्ड लिंकेज स्टडी में इस कंडीशन में क्या होता है एडीआर की आइडेंटिफिकेशन की जाती है। ठीक है, मतलब कौन कौन इसमें हम क्या करेंगे अलग अलग मेथड है जैसे केस कंट्रोल स्टडी होगी, कोहार्ट स्टडी होगी, फिर स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट होगी जो हमने अभी देखा, रिपोर्ट लिंक स्टडीज होगी। ठीक है, अब आता है केस कंट्रोल स्टडी। इन दिस स्टडी केस कंट्रोल स्टडी की बात करें तो इन दिस स्टडी द ग्रुप ऑफ पीपल विथ द डिजीज एंड द ग्रुप ऑफ पीपल विदाउट डिजीज आर कंपेयर्ड। मतलब कि इस केस कंट्रोल स्टडी में हम क्या करते हैं दो ग्रुप बनाते हैं पेशेंट का, ऐसे पीपल्स जो मतलब किसी डिजीज उनको हो रखी है और ऐसे ग्रुप जो किसी कोई भी डिजीज नहीं हो रखी उनमें कंपेयर करेंगे। ठीक है, दिस डिजीज सेलेक्टेड शुड बी include by the drug additionally patient medication history or collected the compare हो गया। इट्स इन कंडक्ट द क्विकली एंड इफेक्टिवली केस रिपोर्ट बनाते हैं जैसे कि लंग्स कैंसर हो गया, नॉर्मल पीपल हो गया और सिगरेट स्मोकिंग वाला हो गया। दे हैव द चांस डिजीज ड्यूरिंग द 10 to 11 टाइम्स मोर देन, मतलब हम जैसे कि हमने ऐसे पेशेंट ले लिए, नॉर्मल पीपल ले लिए, ठीक है, दूसरे पेशेंट ऐसे ले लिए जो हम केस मतलब सिगरेट या स्मोकिंग करते हैं, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे तो उसका रिपोर्ट बनाएंगे तो हम देखते हैं कि 10 से 11% तक ज़्यादा चांस रहते हैं कि जो सिगरेट पीने वाला है स्मोकिंग करने वाला है उसको लंग्स कैंसर हो सकता है। ठीक है, अब आता है कोहार्ट स्टडीज जिसको स्मो स्टडीज़ भी बोलते हैं। इन दिस स्टडी द ग्रुप ऑफ पीपल विथ अप्रोक्स सेम एज, मतलब एक सिमिलर एज के ग्रुप का पीपल है बट अंडर द सिमिलर कंडीशन रिसीविंग द सेम ड्रग
सिमिलर कंडीशन वाले और सिमिलर एज तक के ड्रग ग्रुप कर देता है, उसमें सेम ड्रग उसको अंदर दिया जाता है, उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको वॉच किया जाता है। ऑल द हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट सच एज द हॉस्पिटल, क्लिनिकल, लोकल बॉडीज रिक्वायरमेंट मेंटेन मॉर्बिलिटी का मतलब था पेशेंट क्वांटिटी, मतलब ठीक है। अब आते हैं मोर्टिलिटी डाटा विच दे आर कलेक्टेड एनालिसिस। क्लियर। देखिए हॉस्पिटल क्लिनिकल बॉडीज़ में हो गया मोर्टिलिटी और मोर्बिलिटी, मतलब जिसमें देखिए कोज ऑफ डिजीज़ के कोज ऑफ डिजीज़ प्रिवेलिंग एरिया, कलेक्ट एंड एनालिसिस हो गया। देखिए कोहॉर्ट स्टडी हो गया मतलब ग्रुप ऑफ स्टडी जिसमें सिमिलर एज और सिमिलर डिजीज से होना चाहिए। इन दिस मेथड ऑप्टन यूज द सक्सेसफुली बिकॉज टेकिंग मच टू कलेक्ट डाटा एनालाइज। अब आता है प्रिवेंशन ऑफ एडीआर। हम एडीआर को कैसे प्रिवेंस कर सकते हैं, ठीक है। इट्स कैन बी मिनिमाइज देन कैन नॉट बी एलिमिनेट, मतलब किसी भी एडीआर को हम क्या करते हैं, सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज कर सकते हैं मतलब उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। अवॉइड द इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ ड्रग, जो ड्रग का इनएप्रोप्रिएट यूज है उसको बंद कर सकते हैं। पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री टेकन द, मतलब कोई भी ड्रग है उसको प्रिस्क्राइब करने से पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री जानना जरूरी हो गया। ड्यूरिंग मेडिकेशन कंसिडर प्रोवाइड प्रीवियस हिस्ट्री, ड्रग रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, डिजीज, ठीक है। ड्रग शुड बी द प्रिस्क्राइब इनटू द मेन पॉसिबल क्वालिटी हो गया, मिनिमम क्वालिटी उसको प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल आर द ससेप्टेबल टू द एडीआर, दे शुड हैव द मॉनिटर ड्यूरिंग द थेरेपी हो गया। ऑल्सो रिव्यू द मेडिकेशन ड्यूरिंग द कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया। एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग मैनेजमेंट, ठीक है। अब आता है एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग मैनेजमेंट की। रिपोर्टिंग कैन बी डन बाय द मेथड ऑफ द स्पॉन्टेनियस, हमने देखा अभी कि केस रिपोर्ट हो गया, रिकॉर्ड हो गया, लिंक स्टडीज होगी। ऑल द पीपल कनेक्टेड विद द मेडिकल फील्ड, इवन नॉन मेडिकल, कैन रिपोर्ट अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग टू द एडीआर एजेंसीज, ठीक है। मतलब कि जो नॉन मेडिकल फील्ड वाले होते हैं वो भी मतलब एडीआर की रिपोर्ट कर सकते हैं कम्युनिटी थ्रू द फार्मासिस्ट। अब आते मैनेज की बात करते हैं तो लिटरेचर रिव्यू हो गया, पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री हम देख सकते हैं, ड्रग लेवल स्टडी हो गया, थेरेपेटिक डिसीजन मेकिंग हो गया। ऑल द रिकॉर्ड ऑफ एडीआर शुड बी डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली, रिपोर्ट एंड स्टडीज हायर अथॉरिटीज़। देखिए ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है एडीआर के कारण, क्या ड्रग इंट्रैक्शन हो गया। अगर ड्रग इंट्रैक्शन भी के दो हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ऐसी ड्रग है जो दूसरे ड्रग के साथ इंटरेक्ट करके उसके थेरेपेटिक इफेक्ट को बढ़ा देती है, ठीक है, या फिर कम कर देती है। व्हेन द ड्रग अल्टर द एक्शन और इफेक्ट ऑन एनी अदर ड्रग इंटरेक्ट अंटिल द नॉन अदर ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है। रीजन मल्टीपल डोज एट सेम टाइम हो गया, मल्टीपल प्रिस्क्राइबर हो गया, ड्रग पोटेंसी होगी, पेशेंट कंप्लेंस हो गया, ड्रग एब्यूज़ हो गया। क्लियर। अब बात करें, देखिए क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेनिफिशियल इंट्रैक्शन हो गया, एडवर्स इंट्रैक्शन हो गया जिसमें फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंट्रैक्शन हो गया, फार्माकोकाइनेटिक्स। देखिए फार्माकोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स की बात की जाए तो बेनिफिशियल इंट्रैक्शन सबसे पहले देखिए इन दिस व्हेन टू और मोर ड्रग गिवन द कॉम्बिनेशन व्हेन द ड्रग इंक्रीज इफेक्ट, उसको बोलेंगे बेनिफिशियल इफेक्ट। मैंने बोला पॉजिटिव इफेक्ट, जब दो ड्रग साथ में दी जाती है तो उसकी अगर उससे उसका थेरापेटिक इफेक्ट बढ़ जाता है तो उसको बोलेंगे बेनिफिशियल इफेक्ट। जैसे कि सल्फामेथाक्साजोल हो गया जिसको ट्राइमेथाजोल प्राइम के साथ मिला जाता है, जो कॉर्टिमैक्सोजोल बनता है और वो बेनिफिशियल होता है, ठीक है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स ड्रग इंट्रैक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या आता है एडीआरई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो क्या होता है कोई ड्रग है वो इंटरेक्ट करते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन या तो घट जाता है, बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसी को देखिए दे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग अल्टर्ड चेंज हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है इंट्रैक्शन के कारण, और मेटाबॉलिज्म ऑफ या बायो ट्रांसफॉर्मेशन में इंट्रैक्शन चेंज हो जाता है। फिर आता है एक्सक्रीशन इंट्रैक्शन, वो जो एलिमिनेशन की कंडीशन है वो भी कम ज़्यादा हो सकती है। इसी के साथ जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। एक लास्ट टॉपिक बचा है कम्युनिटी फार्मेसी, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत। धन्यवाद।